1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का आधार है, उनकी पहचान है। इसे लागू करने में हर तबके लोग को समर्थन करना चाहिए। ये बातें पूर्व विधायक सह कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने कही। उन्होंने कहा कि किराए में रहने वाले कभी मालिक नहीं हो सकते, भले ही वो कितने ही धनवान समर्थवान क्यों ना हो, लेकिन मालिक कभी नहीं बन सकते। सुनिए और क्या कुछ कहा पूर्व विधायक ने। जोहार साथियों, मैं थोड़ा अपने साथ आज का जो प्रेस वार्ता है वो 1932 के खतियान के संदर्भ में है। मेरी दाहिनी ओर सोशल एक्टिविस्ट अनिल पन्ना जी हैं और लेफ्ट में हमारे शशि पन्ना जी सोशल एक्टिविस्ट हैं। और हाल के दिनों में अभी झारखंड सरकार ने कैबिनेट से एक संलेख जो आया है 1932 के खतियान के आधार पे स्थानीय निवासी को परिभाषित करने के संदर्भ में जो बातें आई हैं, उसके बाद लगातार झारखंड में अलग अलग दलों के द्वारा, अलग अलग सामाजिक संगठनों के द्वारा, अलग अलग पार्टियों के द्वारा बहुत भ्रांतियां हैं और बहुत सारी बातें आ रही हैं। कोई पक्ष में कुछ बातें आ रही है, कोई विपक्ष में बातें आ रही हैं और कहीं कोई आक्रोश में बहुत सारी बातें आ रही हैं। तो जनप्रतिनिधि होने के नाते और झारखंड प्रदेश कांग्रेस का मैं पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ, मैं झारखंड विधानसभा का सदस्य रहा हूँ, तो मेरा दायित्व तो बनता है कि जो भ्रांतियाँ इन सब चीज़ों को दूर करूँ। और इस निमित्त आपके समक्ष आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जो बातें हैं मैं आपके समक्ष रखने का एक प्रयास कर रहा हूँ। ये 1932 का खतियान, ये झारखंडियों की पहचान, ये उक्ति लगातार सारे मैं समझता हूँ कि झारखंड में जो झारखंड के मूल निवासी लोग रहे हैं उसमें ये बहुत प्रचलित उक्ति है और कहीं न कहीं ये बहुत ही संवेदनशील और ये भावनात्मक ये वाक्य है। और ये 1932 का जो खतियान है ये झारखंडियों के पहचान और अस्मिता से जुड़ा हुआ है। और झारखंड गठन के बाद लगातार स्थानीय नीति, स्थानीय व्यक्ति की पहचान हेतु झारखंडी जनता लगातार उद्वेलित रही है। और इस कारण और स्थानीय नीति परिभाषित नहीं होने के कारण जिस निमित्त झारखंड का गठन किया गया है उसका मूल उद्देश्य का ही क्षरण होता जा रहा है। ये जैसा कि विदित है, झारखंड खनिज संपदाओं और वन संपदाओं से परिपूर्ण है और देश का 40% खनिज झारखंड से आता है। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ कि बड़े बड़े औद्योगिक कारखाने, चाहे आप कारखानों की बात करें, चीसी की बात करें, टाटा की बात करें, बोकारो की बात करें, या फिर जो हमारे खनन क्षेत्र हैं, चाहे BCCL की बात करें, CCL की बात करें, राजमहल की बात करें, पिपरवार की बात करें, इनके माध्यम से लगातार यहाँ करोड़ों लोग, यहाँ के जो निवासी हैं, हर वर्ग, केवल आदिवासी नहीं हो, मैं समझता हूँ आदिवासी मूलवासी जो झारखंड के मूल निवासी हैं, इन परियोजनाओं से, सिंचाई परियोजनाओं से लगातार वो विस्थापित होते रहे हैं। और विडंबना तो ये है, ये जिस सरकार को लोगों की, यहाँ के लोगों को संरक्षण देना, उनका प्रोटेक्शन करना है, मैं आपको स्मरण दिलाऊं, इसके पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी और आजसू की जो सरकार थी, 21,01,471 एकड़ भूमि उन्होंने लैंड बैंक के लिए चिन्हित किया, लैंड बैंक के लिए चिन्हित उन्होंने किया है। और ये मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं CNT एक्ट का वायलेशन है और SPT एक्ट का भी वायलेशन है और कुछ चीज़ें आज भी यहाँ BT एक्ट पे, बिहार टेनेंसी एक्ट के भी बहुत सारे प्रावधान यहाँ पे लागू हैं। इन सारे चीज़ों का वायलेशन करने के बाद उन्होंने लैंड बैंक बनाया और ये कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो विस्थापन की जो प्रक्रिया है और शोषण की जो प्रक्रिया है उसको ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी आजसू की सरकार ने भी उसको गति प्रदान करने का कार्य किया है। और ये दुखद स्थिति यह है कि जिन्होंने
जिन्होंने देश के विकास में अपनी महती भूमिका निभाई है, उन्हें ही संविधान विरोधी और अन्यायी साबित करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। जब से 1932 खतियान की बात आई है, मैं 1932 खतियान के विरुद्ध में जो संविधान का हवाला दिया जा रहा है कि देश में कोई भी व्यक्ति जो फंडामेंटल राइट की वो बात करते, देश में कोई भी व्यक्ति कहीं भी निवास कर सकता है। आर्टिकल 15 और 35 के बीच में जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, उसका उन्होंने वो जिक्र करते हैं। हम लोग इससे इनकार कहाँ करें? कोई भी व्यक्ति कहीं भी निवास कर सकता है। लेकिन ये भी सत्य है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हाईएस्ट इंटरप्रेटर है, जो सर्वोच्च व्याख्याता है, जो इंटरप्रेट करता है कि संविधान सम्मत है या नहीं है, विधि सम्मत है कि नहीं, इसी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इस भारत में जो रहने वाले भारतीय जो नागरिक हैं, वो हर राज्य के अस्थायी निवासी नहीं हो सकते हैं। और देश का सर्वोच्च पंचायत लोकसभा से जो प्रकाशित होती है, लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली से प्रकाशित समाचार मंजूषा के जनवरी 2002 के अंक 1 पेज नंबर 8 में सारे डिटेल्स में आप उसे देख सकते हो। ये मैं नहीं कर रहा हूं, देश की सर्वोच्च पंचायत लोकसभा की मैं उद्धृत कर रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट का मैं उद्धृत कर रहा हूं। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि 1932 का खतियान ये झारखंडियों को पहचान का एक आधार है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जिस प्रकार भाषाई आधार पे 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में भाषाई आधार पे उड़िया बोलने वाले को उड़ीसा बनाया, कन्नड़ बोलने वाले कर्नाटक बनाया, पंजाबी बोलने वाले का पंजाब बनाया, बंगाली बोलने वाले का बंगाल बनाया, मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र बनाया। तो इस प्रकार ऐसा तो नहीं कि वो जो महाराष्ट्र में रहने वाले बंगाल में भारतीय नहीं है, लेकिन उनकी एक अपनी आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान है। उन्होंने आधार क्या लिया? सरकार ने क्या आधार लिया? भाषा को आधार लिया। उसी प्रकार हमारी सरकार ने एक खतियान को 1932 को आधार लिया, तो उसमें गलत कहां पे है? दूसरी बात, उसी प्रकार अपनी पहचान और अस्मिता के लिए मद्रास, आज मद्रास को हम लोग क्या बोलते हैं? चेन्नई बोलते हैं। मुंबई को हम क्या बोलते हैं? मुंबई बोलते हैं। और तो और ये भारतीय जनता पार्टी जो हल्ला कर रही है, उनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये मुगल सराय का नाम उन्होंने क्या बना? पंडित दीनदयाल नगर क्यों बदला भाई? ये कहीं ना कहीं वो अपनी पहचान समझते हैं। दूसरी बात, बगल का मेरा राज्य है, कल तक हम कलकत्ता बोलते थे, आज कोलकाता उसे हम कर रहे हैं। तो उसी प्रकार ये झारखंडियों की पहचान का यह 1932 का खतियान आधार है। दूसरी बात, जो लोग ये बोलते हैं कि 1932 का खतियान की बात संवैधानिक प्रावधान के प्रतिकूल है, मैं उन्हें, अपने मित्रों को, अपने भाइयों को मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं, किसी संविधान में, इसी संविधान के आर्टिकल 244(1) के अनुसार 5th शेड्यूल की बात कही गई, 5वीं अनुसूची की बात की गई है। और ये अस्थाई उपबंध है, ये अस्थाई उपबंध है। और इसी 5th शेड्यूल, जो शेड्यूल एरिया में है, इसी संविधान ने कहा है कि यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और भाषाई संरक्षण का भी दायित्व सरकार का है। और साथ ही सरकार को यह भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि उनकी डेमोग्राफी किसी प्रकार चेंज ना होगा विकास की प्रक्रियाओं में। और यही कारण है कि यहाँ राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए हैं और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का प्रावधान दिया गया है, जिसके माध्यम से अगर संसद में भी कोई कानून पारित होता है, केंद्र में भी कोई कानून पारित होता है, और राज्यपाल ये महसूस करे कि ये कानून जो है यहाँ के निवासियों को, विशेषकर आदिवासियों के हित के प्रतिकूल अगर ये कानून जा रहा है, तो उसे स्थगित करने का भी अधिकार है। और हर समय राज्यपाल को यहाँ के सारी परिस्थितियों का एक रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति को सौंपना पड़ता है। ये सारे संवैधानिक प्रावधान है। इसलिए मैं अपने मित्रों, मेरे भाइयों से मैं कहता हूं
कि वो संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में जिनका उल्लेख करते हैं, तो इसी संविधान का मैं पुनः एक बात मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि संविधान में फंडामेंटल राइट है, जिसमें भाषा के आधार पे, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे कोई आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, कोई अलग नहीं कर सकते हो। लेकिन इसी फंडामेंटल राइट में ऐसा है कि भाई ये रिजर्व सीट है, यहाँ से आदिवासी चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से अनुसूचित जनजाति चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ तो जाति के आधार पे अलग उनको दिया गया है। ये क्यों दिया गया है? इसी को कहा जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जिसके आधार पे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, भारत सरकार का दायित्व है कि जब मेन स्ट्रीम में यहाँ का हर व्यक्ति चाहे किसी भी जगह का हो वो मेन स्ट्रीम में आया, और जिसे का सर्वांगीण विकास का दायित्व वो केंद्र सरकार का है। और जिसे इसलिए मैंने कहा सर्वांगीण विकास का दायित्व सरकार का, इस निमित्त ये कदम उठाए जाते हैं। और ये वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है, यहाँ पे सरकार देती है और ये उम्मीद करती है कि इसका विचलन किसी भी हालत में ना हो। एक बात मैं स्पष्ट कर चाहता हूँ कि लोकतंत्र है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, उसके हम लोग पार्ट हैं, और निश्चित रूप से आप चौथे स्तंभ में हम लोग सारे पार्ट हैं। और लोकतंत्र में मतों की विभिन्नता बहुत स्वाभाविक है। कोई भी निर्णय आते हैं, जैसे अभी बारिश का समय है कि शायद हमारे खुश हो जाए कि बारिश हो रही है, लेकिन जो मिट्टी के चाक पे काम करते कुम्हार वो दुखी हो जाते हैं कि भाई बारिश में हम कैसे काम करें। तो ईश्वर भी सबको खुश नहीं रख पाता है। लेकिन सरकार ये देखती है कि बहुसंख्यक वर्ग और विशेषकर वैसे लोग जो शोषित हो जा रहे हैं, जो पिछड़ गए हैं, उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाएं, तो उस प्रकार के नियम वो बनाते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि इस लोकतंत्र में, गांधी के देश में, कोई भी समस्या का समाधान गांधीवादी तरीके से होगा, ना कि गोडसे के तरीके से होगा। बहुत स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूं।